सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफाइड जीएस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो एक्सट्रीमली अपोलोजाइज कि बहुत टाइम से इंडियन पॉलिटी की खैर 1 महीना हो गया नहीं है, पर अब से अपन मैं डेली अपलोड कर दिया करूंगा। अब से अपन डेली अपन अच्छे से पढ़ा करेंगे, ठीक? तो हमने पिछले क्लास में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज गो थ्रू इट। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे अपना सोर्स और जो साइलेंट फीचर्स है उसके बारे में, ठीक? तो स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी। ये मेनली यूपीएससी एनडीसीडीएस के लिए और अदर स्टेट एग्जाम पीएससी के लिए भी फायदेमंद रहेगी, ठीक? तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भैया, हमारे बड़े लोगों ने, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, ठीक? कहाँ कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बनाया वो सब जानना भी जरूरी है, ठीक? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारे दुनिया के हर कोने कोने से उठाए गए, ठीक? उठाए गए इन द सेंस ये नहीं कि जैसा उनका था वैसे ही पूरा उठा लिया। काट छाट के जो चीज हमारे लिए अच्छी है वो चीज को उठाया गया। देखते हैं हम कि कैसे कैसे क्या चीज कहाँ से उठाई है। सबसे पहले आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो ब्रिटिशर्स बना के गए थे, जो ये एक्ट 1935 उसी में से लिया गया है, ठीक? उसमें से क्या है, पहला आपका फेडरल स्कीम, ठीक? फिर आपका देखो, फेडरल स्कीम मतलब समझते हो ना कि मतलब फेडरल मतलब ये होता है कि आपकी जो पावर्स होती है ना वो बटी रहती है, किसी एक कंसाइड जगह पे नहीं होती। जैसे कि हमारा, जैसे आप जानते हो कि हमारा पावर जो है सेंटर पे भी है, स्टेट पे भी, ठीक? तो वही है फेडरल स्कीम। दूसरा आता है आपका ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का ऑफिस। फिर आता है जुडिशरी, न्यायालय, पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी, ठीक? उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ये इतनी चीज हम लोगों ने कहाँ से ली है? जीओआई एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो, याद करना है बस यार, इसमें और कुछ ज्यादा बड़ी चीज है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फेडरल स्कीम ली, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है, इमरजेंसी प्रोविजन मतलब समझते हो ना, जैसे जब कुछ भी होता है तो जो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, उस चीज को लगाने के लिए हमने यहाँ से लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। सेकंड बात करते हैं हम अपना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? वहां से हमने लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक? पार्लियामेंट जो हमारे हमारे है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम। देखो, सिंगल सिंगल सिटीजनशिप क्यों ऐसा बोला कि भैया कहीं डबल सिटीजनशिप भी होती है क्या? हाँ होती है। आप देखोगे दूसरे यूके में, यूके बोल रहा हूँ, यूएस में जो होता है ना, आपका डबल सिटीजनशिप होती है, ठीक? एक तो वो पूरी कंट्री के लेके बैठते हैं और एक जो उनकी जो स्टेट की होती है वो, तो उनके पास डबल सिटीजनशिप होती है, ठीक? तो सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स। रिट्स क्या होते हैं? देखो, रिट्स ना चार तरीके के रिट्स होते हैं, अभी हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। वो जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तब आपके लगाए जाते हैं, ठीक? उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक? फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मतलब दो हाउसेस। जैसे हमारे पास दो हाउसेस है ना, राज्यसभा और लोकसभा, उसी की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? दो चीज हमने कंप्लीट कर ली। तीसरा क्या है आपका? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? वहां से हमने लिया भैया फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स समझते हो आप क्या होता है? कि भैया फंडामेंटल राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एक नॉर्मल आम नागरिक के लिए। मतलब ये मानो कि फंडामेंटल राइट्स आम नागरिकों के लिए ही है, अगर वो है तो ही वो जीवित है, वरना वो जिंदा खाली लाश है। फंडामेंटल राइट्स आपको, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भैया फंडामेंटल राइट्स ना आपको जीने का हक देती है, आपको पूरी की पूरी आजादी यही देती है। ये नहीं होगा तो भैया आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं हो, ठीक? बाकी फंडामेंटल राइट्स हम और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्या मतलब है भैया? कि जैसे न्यायालय को कोई भी डिसीजन लेना रहता है तो वो सरकार के अंडर लेके नहीं लेती, कि वो सरकारी जो फैसले होते हैं उसके ऊपर बाउंडेड नहीं होते, ठीक? सपोज के लिए, हाँ, जैसे इतना समझ लो कि अगर सरकार के खिलाफ भी उसे फैसला सुनाना पड़ेगा तो जुडिशरी सुना देगी, वो बेझिझक सुना देगी, ठीक? इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बोला है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू मतलब ये कि अगर न्यायालय ने कोई फैसला सुना दिया है, ठीक? तो आप उस पर वापस रिव्यू कर सकते हो, ठीक? जाके वापस न्यायालय में। फिर आता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट को कैसे हम उनकी ऑफिस से, उनके पद से हटा सकते हैं, उसको बोलते हैं। फिर आता है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखो, ये क्या है? रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, उनको कैसे निकालते हैं वो प्रोसीजर हमने यहाँ से लिया है। और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ली गई है। बात समझ में आ गई, ठीक? पहले वाले में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट था, ठीक? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरलिज्म, ठीक? मेन आपको याद करा रहा हूँ। और रिट्स। यूएस में फंडामेंटल राइट्स आपकी सबसे मेन है, ठीक? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक? रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक? अब आते हैं अपन कहाँ से, ये नेक्स्ट देखते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है?
आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। देखो ये डीपीएसपी क्या है कि एक सही कायदे मायने में एक स्टेट कैसा होता है इसके बारे में बता रहा है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। फिर आता है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, फिर देखते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा से हमने क्या लिया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखो भले ही हमारे सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है, पर ये भी जानते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग ज्यादा पावर किसके पास दी गई है, हमने सेंटर के पास। तो वो कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। फिर वेस्टिंग रेसिड्यूरी पावर इन सेंटर, बाकी जो पावर बची है वो सेंटर के पास। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर। ठीक, स्टेट नहीं अपॉइंट करती, गवर्नर किसका होता है, देखो गवर्नर अपन एक एजेंट बोलते हैं, गवर्नर एक्ट एज एजेंट फॉर सेंटर। ठीक, एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगला है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया भैया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया कॉन्करेंट लिस्ट। ये क्या होता है, देखो हमने वैसे हमारे इसमें ना 3 टाइप की लिस्ट होती है, स्टेट सेंट्रल लिस्ट, स्टेट्स लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, ये लिस्ट बताते हैं कि स्टेट के क्या, स्टेट में स्टेट जो है वो किन किन चीज पे रूल बना सकता है, सेंटर किन किन चीज पे रूल बना सकता है, उन सब के बारे में लिस्ट बताती है। फिर आगे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटर हाउस एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये बहुत जरूरी है। आपको मालूम होगा कि भैया किसी भी अगर लॉ बनाते हैं या कोई बिल पास होता है, अगर हमारा डेडलॉक सिचुएशन पे आ जाता है पार्लियामेंट पे, तो हमारा ज्वाइंट सेटिंग होती है, सभी में नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर चीज में होती है, वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक, तो हमने ज्वाइंट सेटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। फिर आता है जर्मनी से। जर्मनी से बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स हम सस्पेंड कर देंगे, वो चीज हमने, वो कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। ठीक, बात समझ आ गई, इतने इंपॉर्टेंट थे आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना। फंडामेंटल राइट्स क्यों क्यों भैया इतने जरूरी, क्या है, क्योंकि मैंने बोला ना वो आम ही नागरिक की पूरी आत्मा वही होती है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, तो उसको हम इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड कर सकते हैं, ये हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। ठीक है, और जो दो तीन कंट्रीज हमने और लिया है उसको देख लेते हैं। एक मेन है हमारा साउथ अफ्रीका। ठीक, साउथ अफ्रीका से भैया हमने क्या लिया है, तो हमने उससे लिया फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे आपकी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। ये क्या बताते हैं, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज बताती है एक नागरिक को कैसा रहना चाहिए, मतलब एक कायदे में, कानून में एक नागरिक को कैसे रहना चाहिए। जैसे अपने देश की अच्छे से देश नेशनल फ्लैग की इज्जत करनी चाहिए, नेशनल एंथम की, ये सब जो है ये सब हम आगे पढ़ेंगे, बट बता रहा हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से ली, साउथ अफ्रीका से ली। ठीक है, और हमने साउथ अफ्रीका से किया है, हमने लिया है कि जो जस्टिस हम देखते हैं प्रियम्बल में जो लिखा रहता है, आइडियल ऑफ जस्टिस वेदर इट इज सोशल, इकोनॉमिक और फंडामेंटल कोई से भी हो, हमने वो कहाँ से लिया, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस इन प्रियम्बल। ठीक, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया। दूसरा फिर हमने कहाँ से लिया, यूएसएसआर से लिया है। यूएसएसआर मतलब पहले बोला जाता था, अब हम इसको क्या बोलते हैं, अब हम इसको बोलते हैं जो रशिया आज का है वो पहले यूएसएसआर होता था। ठीक, तो वहां से हमने से क्या लिया, वहां से हमने लिया जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, उनके इलेक्शन प्रोसीजर कैसे होते हैं वो चीज हम। ठीक, क्या लिया हमने भैया, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक, दूसरी चीज हमने यहाँ से क्या लिया है, जो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें अमेंड करना रहता है ना, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कभी अमेंड करना रहता है तो वो प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है? वो भी हमने कहाँ से लिया है? रशिया से लिया है। ठीक, तो अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन लिख लो आप पहले, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, लास्ट जो आपका बचता है, लास्ट हमने एक चीज ली है जो कि कहाँ से लिए, फ्रेंच से लिए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। फ्रेंच, फ्रेंच से हमने क्या लिया, जो हम देखते हैं हमारा लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो हमने प्रियम्बल में देखा है, अभी हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो वो चीज़ हमने कहाँ से ली, वो चीज़ हमने फ्रेंच से लिया। क्या क्या लिया है मैंने, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड
फ्रेटर्निटी, ठीक। स्पेलिंग थोड़ी खराब हो गई, एक बार देख लीजिएगा, ठीक। तो इतना ही हमारा था सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको इतना ही याद रखना। देखो मेन मेन आपसे क्या पूछा जाता है वो आपको बताता हूँ, ठीक। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आपका सिटीजनशिप, ठीक, और बाई कैमरलिज्म मेन में। यूएस से आपका, यूएस का तो आपको पूरा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट जैसे हो गया, ठीक, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, और ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल हो गया। आयरिश से आपका डीपीएसपी हो गया, ठीक, मेथड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया जाता है वो पूछ लेगा, ठीक। कनाडा से आपका ये फेडरेशन तो नहीं पर ये स्टेट अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर ये पूछ लेगा, एडवाइजरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक। ऑस्ट्रेलिया से आपके तो सारे इंपॉर्टेंट है, कॉन्करेंट लिस्ट मेन इंपॉर्टेंट है, और जॉइंट सेटिंग ऑफ टू हाउसेस सबसे ज्यादा ये है कि जॉइंट सेटिंग कहाँ से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया से ली। देखो ये क्वेश्चन आते हैं, अब आप किसी भी एग्जाम में देख लो तो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ जाएंगे कि भैया हमने कहाँ से लिया, ठीक। तो ये आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक, रिमेंबर, ठीक, अच्छे से याद कर लेना, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम इसके साइलेंट फीचर पढ़ लेते हैं, ठीक। साइलेंट फीचर मतलब कि देखो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ये भी पता पड़ गया कि भैया हमने कहाँ कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या है वो देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला हमारा आता है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भैया हमारा जो संविधान है वो दुनिया का, मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ, नेशन से, कंट्री से नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड से। भैया पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, इंडिया का। पढ़ते हैं, Constitution are classified into written like the American Constitution और unwritten like the British Constitution। देखो संविधान ना दो तरीके के होते हैं, कुछ के पास लिखा हुआ होता है जैसे कि हमारे पास है, कुछ के पास अनरिटन होता है, ठीक, मतलब कि कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता उनके पास बट फिर भी उस रूल को मानते हैं, ठीक। तो हमारे पास कैसा है, हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिमेंबर हमारे पास कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथिएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इलाबरेट एंड डिटेल डॉक्यूमेंट, ठीक। बात समझ में आ गई। सबसे बड़ा संविधान किसका है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, हमारा है, जो कि पूरे अच्छे से इलाबरेट डिटेल फॉर्म में डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक। सेकंड पे आते हैं, ठीक, फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अभी अभी हमने देखा कि भैया हमने बहुत अलग अलग हर दुनिया के हर कोने कोने से अपना संविधान उठाया है, ठीक। The Constitution of India has borrowed most of its provision from the Constitution of various other countries as well as from the Government of India Act 1935। तो हमने अपना संविधान बहुत अलग अलग कंट्रीज से लिया है और साथ ही साथ जो जीआई एक्ट हमारा 1935 था उससे भी हमने लिया है, ठीक। अब इसी बात पे, जहां से हमने लिया इसी बात पे हमारे बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर जी क्या बोलते हैं कि acclaimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitution of the world, ठीक। मतलब कि क्या बोल रहे हैं वो कि हमने अपना संविधान बहुत अलग अलग जगह से लेके फ्रेम किया है, उन सभी की बेकार, रैंसैकिंग मतलब जो कि उतनी अच्छी नहीं होती, जैसे कुछ फीचर्स होते हैं ना खराब होते हैं, तो हमने उसको इग्नोर करके हमने अपना संविधान बनाया। जैसे किसी सबका कॉन्स्टिट्यूशन तो अच्छा नहीं होता, मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ये खराबी है, हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखोगे आप तो, क्योंकि हमारे इधर बहुत धर्म में बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव से तो वो चीज़ खराब है, तो हमने वो सी चीज़ हटा के अच्छी चीज़ें चुनी हुई हैं और वो हमने अडॉप्ट किया है, ठीक। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है वो। आगे बोल रहा है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब constitution are also classified into rigid and flexible. A rigid constitution is that one that requires a special procedure for its amendment। rigid constitution क्यों बोला गया है, क्योंकि हम अमेंडमेंट को मतलब अमेंड किसी भी स्पेशल, जिसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भैया किसी भी लॉ को अमेंड करने के लिए हमारे एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है, स्पेशल प्रोसीजर, ठीक। आसान नहीं होता कि भैया ठीक है चार लोग ने बोला कि हाँ भैया अमेंड कर दो तो ये अमेंड हो जाएगा, इतना आसान नहीं होता, ठीक। तो अमेंड करने के लिए ज्यादा मेजोरिटी चाहिए होती है, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। अब अगर फ्लेक्सिबल की बात करें तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वही होता है कि कुछ ऑर्डिनरी लॉ को हम आसानी से अमेंड कर सकते हैं, सभी को नहीं, कुछ ऑर्डिनरी लॉ को हम आसानी से अमेंड कर सकते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल मतलब कि हाँ हो सकता है, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। बात समझ में आ गई। चौथी चीज है भैया फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वाइज। फेडरल सिस्टम मतलब कि भैया हमारे इंडिया में पावर जो है ना वो बटी हुई है, सेंटर पे फिर स्टेट पे, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन वाइज, जैसे कि टू टू गवर्नमेंट। फेडरेशन मतलब ये होता है कि आप चीजें जो है ना एक ही जगह नहीं होती हैं, चीजें जो है अलग अलग सिस्टम में रहती हैं, ठीक। जैसे कि इसके पास भी इसके पास भी, तो फेडरल सिस्टम जैसे कि इसमें क्या बोला, दो गवर्नमेंट है, टू गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर्स है सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेवल पे,
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, हमारे इधर ना हम कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, किसी किसी के इधर पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, पर हमारे इधर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। रिमेंबर, ये पूछा गया इसलिए आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है भैया, न्यायालय पे किसी का जोर नहीं लगता। बाई कैमरलिज्म है, बाई कैमरलिज्म मतलब दो हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। However, the Indian constitution also contain a large number of unitary or non-federal feature as a strong center। साथ ही साथ इसका कुछ यूनिटरी बायस भी है। यूनिटरी बायस मतलब क्या होता है कि भाई किसी कोई एक जगह, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, पावर सेंटर और स्टेट के पास है तो, पर हम क्या बोलते हैं कि सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम उसको यूनिटरी बायस बोलते हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी बायस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि भैया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, वो बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। उनके इधर प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है, हमारे इधर पार्लियामेंट सब बनाते हैं। जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। तो दो होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, एक पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल मतलब प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है, ठीक। प्रेसिडेंट होता है पार्लियामेंट से बड़ा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, पार्लियामेंट सबसे बड़ा। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन and coordination between the legislative and executive organs, while the presidential system is based on the doctrine of separation of powers between the two organs। बात समझ में आ गई। इतनी सी बात है कि भैया पार्लियामेंट्री में हम सभी को देखते हैं, ठीक। कोई ऐसा नहीं होता कि एक ही के पास पावर है, ठीक, बल्कि प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि भैया सेपरेशन पावर्स उतनी नहीं होती, सिर्फ एक ही के पास होती है। आगे बोल रहा है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो फिर क्या बोल दिया इसमें, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। कहना क्या चाह रहा है कि भैया इंडिया की जो जुडिशरी है वो किसी पे निर्भर नहीं है, किसी का भी डिसीजन जुडिशरी पे बाउंड नहीं करता है, भले चाहे वेदर इट इज पुलिस, वेदर इट इज गवर्नमेंट, ठीक। जुडिशरी जो फैसला सुनाएगी वो सबके लिए एक समान है, ठीक। फिर द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रल जुडिशियल सिस्टम। मालूम है ना, सुप्रीम कोर्ट जो होता है न्यायालय का सबसे बड़ा कोर्ट है, ठीक, उससे बड़ा कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या भैया, देखो ये होता है फंडामेंटल राइट्स। मैंने बोला था ना कि आपकी जान ये फंडामेंटल राइट्स ही है, वरना आप तो जिंदा लाश ही हो, ठीक। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है एक बार देख लेते हैं अपन। देखो फंडामेंटल राइट्स ना आपके तीन पार्ट थर्ड में बताया गया है, ठीक। देखो कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, राइट टू इक्वालिटी जो कि आता है, आर्टिकल 14 से 18 तक के आता है आपका। फिर आता है राइट टू फ्रीडम जो कि आता है 19 से 22 तक। हम इस सभी को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी सिर्फ मेन मेन चीज ही देख रहे हैं। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन किसके बीच में, 23 से 24 के बीच में। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के बारे में 25 से 28 की तक आता है। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि कहाँ से आता है, आर्टिकल 29 से 30। और आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, जो कि इन सब की जान यही होती है, आर्टिकल 32। हमारी जान कौन सी है, ये फंडामेंटल राइट्स है, और इन फंडामेंटल राइट्स की जान कौन सी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक। फिर दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। देखो रिमेंबर हमने चीज पढ़ी थी कि भैया हम फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं, कब, इमरजेंसी के दौरान। ये कहाँ से ली थी हमने, जर्मनी से ली थी। देखो मैं आपको याद कराऊं, ये हमने अभी भी पढ़ा था। देखो ये पढ़ा था ना, जर्मनी से हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जब आपके इमरजेंसी लगती है, जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड के दौरान नेशनल इमरजेंसी लगी थी ना, उस टाइम फंडामेंटल राइट्स क्या थे आपके, आपके सस्पेंड हो गए थे, ठीक। बस 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे अच्छा, ये जो होते हैं ना आपके फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, अगर इनको कोई वॉयलेट करे तो आप इसे लेके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ऐसे होते हैं आपके फंडामेंटल राइट, ठीक। मतलब कि जस्टिसेबल होते हैं। जस्टिसेबल मतलब समझते हो ना, कि इनको कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। नॉन जस्टिसेबल मतलब कि भैया ये कोर्ट का केस नहीं हो सकता इस पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, अब बोल रहा है भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसने एक कायदे में स्टेट को कैसा रहना चाहिए वो बताता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। According to Dr. B.R. Ambedkar, the directive principle of state policy is a novel feature of the Indian Constitution। कैसे भैया,
They are enumerated in Part 4 of the Constitution. They seek to establish a welfare state. डीपीएसपी क्या बताता है कि भैया कायदे में एक वेलफेयर स्टेट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक। हाउएवर अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स द डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल। अब जैसे कि भैया मान लो हमने बोला कि भैया ये बताता है कि कायदे में एक स्टेट को कैसे रहना चाहिए, पर अगर वो स्टेट नहीं रहा तो क्या हम केस लड़ने चले जाएंगे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में होता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स किसी एक हर इंसान का होता है ना। तो अगर कोई वायलेट करे तो हम जा सकते हैं, पर डीपीएसपी अगर वायलेट होती है तो हम ये नॉन जस्टिसेबल मतलब हम कोर्ट में इस चीज को लेकर नहीं जा सकते, ठीक। आगे क्या है, आगे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब हर एक आदमी की क्या कायदे में क्या ड्यूटीज होती है, किसके इससे देश के प्रति। पढ़ते हैं। द पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली आर्टिकल 15 ए स्पेसिफाई द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज टू रिस्पेक्ट। उनमें से कौन कौन सी होती है, जैसे कि उसने बोले कि हमें संविधान की रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट द सोवेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, धर्मनिरपेक्षता एकता को बनाए रखना चाहिए, ठीक। प्रमोट स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा हमेशा पीपल्स में रखा रहना चाहिए। प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, जो भी हेरिटेज उनको तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए। कंपोजिट कल्चर एंड और भी बहुत सारी चीजें, ठीक। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। जब संविधान बना था तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई कोई नामो निशान नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में जोड़ी गई है, ठीक है। These were added during the operation of internal emergency by the 42nd Constitution Amendment Act 1976, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोल रहा है वो अ सेक्युलर स्टेट मतलब धर्मनिरपेक्षता, जिसे हम बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर अ सेक्युलर स्टेट, हेंस इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। सेक्युलर स्टेट मतलब कि क्या होता है, देखो आपको मालूम है कि भैया हमारे इंडिया में ना बहुत अलग अलग धर्म होते हैं, बहुत अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, जाति के लोग होते हैं। तो सेक्युलर स्टेट मतलब वही होता है कि भैया इस कंट्री में सभी लोग रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पे खाली हिंदू रहेंगे या मुस्लिम रहेंगे, ठीक। संविधान बनाया सबके सबको देख के बनाया गया कि भाई सबके लिए एक बराबर होगा, ठीक। ऐसा नहीं कि हिंदू बनेगा तो मुस्लिम बनेगा तो खाली क्रिश्चियन बनेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज बेसिस ऑफ इलेक्शन to the Lok Sabha and the state legislative assembly. Every citizen who is not less than 18 years of age has a right to vote without any discrimination. Not less क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो भी 18 साल से बड़ा है उसके पास वोट होता है कि भैया मतलब उसके पास राइट है कि वो वोट कर सके, ठीक। जो 18 साल से कम होगा वो वोट नहीं कर पाएगा। पहले ये था कि भैया 21 साल से ऊपर के चाहिए, अब हमने कर दिया 18 साल से ऊपर तक के चाहिए कि वो आराम से वो उसके पास राइट है कि वो वोट डाल सकता है, बगैर उसके कास्ट देखे, बगैर उसके रिलीजन देखे, बगैर उसका सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ और सो ऑन, ठीक। ये सब बगैर उसके देखे हम उसको राइट टू वोट होता है। देखो पहले के टाइम क्या होता था ना, पहले के टाइम वोट खाली उन्हीं को मिलता था जिनकी मतलब एक चीज बना दी गई थी कि जिनकी इससे ज्यादा प्रॉपर्टी होगी खाली उन्हीं को राइट टू वोट होगा। अब ऐसा नहीं है, इसलिए इसका फीचर ऐसा बताया गया कि भैया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। नेक्स्ट आता है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्या है, थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड इन्वेसिजेज अ ड्यूल पॉलिटी सेंटर ऑफ स्टेट। सिंगल सिटीजनशिप मतलब ये है कि भैया आप इस देश के नागरिक हो, बस वो आपको बताता है। इट प्रोवाइड फॉर ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप। हमारे इसमें सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे कि मान लो अगर आपके पास सिटीजनशिप होगी ना तो आपकी ये लिखा होगा कि इंडिया की, ये नहीं लिखा होगा कि आपके मध्य प्रदेश की सिटीजनशिप है, आपकी उत्तर प्रदेश की, आपकी तेलंगाना की, आपकी कर्नाटका की, ऐसा नहीं लिखा होगा, ठीक। सिर्फ खाली क्या लिखा होगा, इंडियन सिटीजनशिप लिखी होगी। बाकी अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में डबल सिटीजनशिप होती है, जैसे कि यूएसए लिखा है ना, इट इन कंट्रीज लाइक यूएसए ऑन द अदर हैंड ईच पर्सन इज नॉट ओनली अ सिटीजन ऑफ यूएसए बट आल्सो सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट टू विच ही बिलोंग्स, ठीक है। अगला आता है इमरजेंसी प्रोविजन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इमरजेंसी प्रोविजन हमारा लास्ट है। इमरजेंसी प्रोविजन मतलब भाई नेशनल इमरजेंसी सब जो लगती है आपकी। The Indian Constitution contain elaborate emergency provision to enable the president to meet any extraordinary situation effectively. मान लो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वहां की पुलिस नहीं संभाल पा रही है, मतलब जो सिचुएशन ऐसी जहां पे नहीं संभाल पा रही, तब प्रेसिडेंट उस टाइम इमरजेंसी लगा सकता है। ये सिर्फ कौन ही लगाएगा, प्रेसिडेंट, ना ही सीएम, ना ही पीएम, ना ही गवर्नर, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन, प्रेसिडेंट लगाएगा, ठीक। कितने टाइप की इमरजेंसी होती है, 3 टाइप की, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी
356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। इंडिया में हमारे कितने टाइम इमरजेंसी लगी? खाली एक टाइम, जबकि कब? नेशनल इमरजेंसी लगी है वो भी। ठीक, फाइनेंशियल इमरजेंसी कोरोना के टाइम पे लगभग लगभग थी, पर उसको ऑफिशियली बोला नहीं गया था कि भैया फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है। ठीक है, तो वो नहीं मानेंगे अपन, बट लगभग लगभग कुछ वैसी सिचुएशन बनी थी। ठीक, कोरोना के टाइम देखो, नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? जब वॉर होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है और आर्म्ड रेबेलियन होता है। स्टेट इमरजेंसी कब होता है? जब कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो वहां पे कुछ भी होता है ना, सेंटर। स्टेट इमरजेंसी तब लगती है जब स्टेट में जो सिचुएशन है वो संभाल नहीं पाता स्टेट, तो उस पूरी पावर को कौन ले लेता है? सेंटर अपने हाथ में ले लेता है, तब वहां पे पूरा कंट्रोल कर लेता है अपना स्टेट पे। ठीक, अगला देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी तभी लगती है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी बेकार हो जाती है, तब वो लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब क्या बोल रहा है वो? ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड स्टेट्स गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ सेंटर। ठीक, इमरजेंसी के दौरान जो पावर्स होती है वो गवर्नमेंट के पास जाती है, और स्टेट क्या होती है? नल्ली हो जाती है, मतलब उसके पास कोई पावर नहीं होती है। बात समझ में आ गई? ठीक, ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला है आपका थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट। थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट क्या है भैया? देखो, हमारे ना, मतलब पावर्स कैसी कैसी बटी है? पहली तो सेंटर को दी गई है, फिर स्टेट को दी गई है, और फिर लोकल गवर्नमेंट। बोलते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट, ओ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक, लोकल गवर्नमेंट में दो चीज आती है, एक पंचायत और एक म्यूनसिपैलिटीज। गांव हुआ तो पंचायत, शहर हुआ तो म्यूनसिपैलिटी, बस वही बता रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट। देखो, थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनाने का मकसद क्या है? कि जो भी आपका पावर्स है ना, वो एकदम रूट तक जाए। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो उसने खुद ही बोला था कि भैया रूट तक पूरी जाए, तब आपका सही से कोई भी देश चल पाता है। Originally, the Indian constitution, like any other federal constitution, provided for a dual polity and contained provision with regard to the organization and powers of the center and state. Later, बाद में क्या हुआ कि 73rd और 74th अमेंडमेंट किया गया। 73rd फॉर किसके लिए? पंचायत के लिए, और 74th अमेंडमेंट किसके लिए? म्यूनसिपैलिटीज के लिए। ठीक, have added a third tier of government locally which is not found in any other constitution of the world. The 73rd Amendment Act 1992 gave constitution recognition to panchayats, rural local government। ठीक, जो गांव के होते हैं। और क्योंकि इसको शेड्यूल 11 देखो, 12 शेड्यूल इसके बाद हम पढ़ेंगे। Similarly, 74th Amendment Act of 1992 gave constitutional recognition to the municipalities urban local government by adding a new part 11th A1 शेड्यूल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ गई? ठीक, बस इतना समझो। तीन टीयर होता है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में दो अमेंडमेंट किए हमने, 73rd और 74th। 73rd आपका पंचायत के लिए, 74th आपका म्यूनसिपैलिटीज के लिए। ठीक, ये इतना समझना था आपको। तो इतनी था आपके साइलेंट फीचर्स। बस एक आखिरी क्या आ जाएगा हमारा? देखो, हमारे पास में टोटल 12 शेड्यूल्स होते हैं। ठीक, 12 शेड्यूल्स, और अ, अ, कितने हैं? 25 पार्ट्स हमारे पास। ठीक, 12 शेड्यूल्स, 25 पार्ट। शेड्यूल में क्या क्या है? जैसे पहला शेड्यूल क्या बोलता है? वो बताता है स्टेट और यूटी के नाम और उनकी बाउंड्री डिटेल्स। सेकंड क्या है? सेकंड बताता है आपकी जितनी प्रेसिडेंट इन सबकी सैलरी बताता है। ठीक, सैलरी, इमोलमेंट्स, अलाउंस, ये सब। ठीक, थर्ड क्या बताता है? थर्ड बताता है आपका ओथ और प्रोमिसेस, जो कि सभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कराते हैं। चौथा, मतलब एक्सेप्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन सबको हटा के जितने भी ओथ प्रोमिसेस जितनी मिनिस्ट्रीज को होते हैं उनके बारे में बताता है। चौथा, राज्यसभा के बारे में बताता है। पांचवा, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताता है। छठा, और अदर जो होती हैं, जैसे शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स हमारे पूरे इंडिया में, और शेड्यूल 6 में पर्टिकुलरली खाली इन्हीं को रखा गया। किन किन को? आसाम के SC ST को, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स। बात समझ में आ गई? शेड्यूल 5 में खाली SC ST पूरे इंडिया से, और शेड्यूल 6 में पर्टिकुलरली इन 5 स्टेट को जगह दी गई है। सॉरी, 4, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, शेड्यूल 7 में लिस्ट बताई गई है। लिस्ट क्या होती है भैया? 3 टाइप की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन में खाली सेंटर बना सकता है लॉ, स्टेट लिस्ट में जो जितने भी नाम गए खाली स्टेट बना सकता है, और कॉन्करेंट में दोनों में से मिलके बनाएंगे। ठीक, शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं। शेड्यूल 9 में आपके एक्ट्स और रेगुलेशन दिए गए हैं। 10 में देखो, 10 में आपको देखो वैलिडेशन सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, मतलब कि शेड्यूल 9 में आपको एक तरीके से ना लैंड के बारे में बताया गया है। ठीक, कि लैंड रिफॉर्म जो भी होते हैं ना उसके बारे में। ठीक,
10 में आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब क्या होता है, कोई भी मिनिस्टर अगर पार्टी से गद्दारी या कोई भी गलत चीज करे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, तो डिफेक्शन का केस लग जाता है। शेड्यूल 11th में वही हमने बात करी, ये किससे था, पंचायत के बारे में। पंचायत मतलब कौन सा अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, ठीक। फिर शेड्यूल 12th में 74th अमेंडमेंट, ठीक, जो कि किसके लिए होती है, म्यूनसिपैलिटीज के लिए होती है। बात समझ में आ गई, ये थे शेड्यूल थे। देखो ऐसा नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं, ये आपसे पूछता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में, किसी भी एग्जाम में देख लो मैच ऑफ द फॉलोइंग के इसमें पूछा गया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो बस एक आप चीज देखो, इसकी ट्रिक होती है, बहुत फेमस ट्रिक है। क्या होती है, जैसे मैं इधर लिख दूँ, वो होती है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसका मतलब क्या है, देखो टी से आपका क्या हो जाएगा, टेरिटरी। टी से क्या हो जाएगा आपका, टेरिटरी, जो कि हमारी पहली चीज है ना, यूनियन एंड टेरिटरी है। ई से आपका क्या हो जाएगा, ई से हो जाएगा एमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स और अलाउंस ये सब जो होते हैं ना, आपको मिलते हैं सेकंड शेड्यूल में बताया गया है, ठीक। ए से आपका क्या हो गया, ए से आपका हो गया अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन, जो आपके मिनिस्टर्स को दिलवाई जाती है, ओथ और अफर्मेशन, ठीक। आर से आपका क्या हो गया, आर से आपका हो गया राज्यसभा, इधर लिख देता हूँ। आर से आपका क्या हो गया, राज्यसभा, ठीक, ये दिया गया है राज्यसभा की सीटें। एस से आपका क्या होगा, एस से आप क्या हो गया, शेड्यूल एरियाज, एस सी एस, एस सी एस टी डाल दो, एस सी एंड एस टी, ठीक। उसके बाद ओ से आपका क्या हो गया, अदर शेड्यूल एरियाज, अदर जो रिजर्व एरियाज होते हैं ना, जैसे हमने अदर्स के मतलब क्या होता है, अदर्स मतलब एस सी एस टी तो है ही, पर अदर्स मतलब आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो अलग सी जगह दी गई, वो किसमें दी गई, शेड्यूल 6 में। तो अदर, अदर शेड्यूल एरियाज, ठीक, अदर शेड्यूल एरियाज, ठीक। उसके बाद एफ से हमारा क्या होगा, एफ से हमारा होगा फेडरल, फेडरल लिस्ट लिख लो, आप एक काम करो ऐसे याद कर लो। फेडरल लिस्ट मतलब जिसमें हमें 3 लिस्ट की बात करी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक। फिर ओ से आपका क्या आ जाता है, ओ से आपका आ जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक, वो हो गया। फिर एल से आपका लैंड, लैंड रिफॉर्म्स, शेड्यूल 9 जो आपको क्या बताता है, मैंने बोला ना लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताएगा वो, ठीक। फिर पी से आपका पंचायत और एम से आपका म्यूनसिपैलिटीज, एम से आपका म्यूनसिपैलिटीज, ठीक। तो ये था आपके टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हो अगर आप चाहे तो, ठीक। तो आई होप आपको मैंने आज जितना पढ़ाया होगा वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, और जो इसकी जो रीडिंग करते रहिएगा, ठीक। ये थोड़ा याद रखना जरूरी है। बाकी शेड्यूल और सोर्सेस ऑफ उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो मैच द फॉलोइंग के इसमें आता है, मतलब आता है, आपको अच्छे से करना है, ठीक। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।